स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी यानी क्लास 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का एक वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन बाबू देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज आपको अगर हिंदी में 95 फोड़ के आना है इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बाबू और देख लीजिए इसका पीडीएफ A to Z पेपर का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको देंगे बाबू। कहीं भटकना नहीं है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, ऐसे सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे तैयारी बेस्ट कराया जाएगा। शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहली बात, ये जो आप देख रहे हैं पेपर, ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए और यहाँ पे 348 DI कोड का ये पेपर है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हिंदी का वायरल पेपर है, इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो 95 इसी में से क्वेश्चन टकराएगा भाई। एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना पेपर में, ठीक। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना हिंदी के आपके पेपर जो आएगा ये 2 खंडों में रहेगा बाबू। 2 खंड का मतलब खंड क मिलेगा एक खंड ख मिलेगा, जिसमें से मैंने यहाँ पे खंड क के सारे क्वेश्चंस को करा चुका हूं और उसमें एक वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो दिया हूं खंड क का। उसमें देख सकते हैं ये जो वीडियो चल रही है इसमें खंड क को सॉल्यूशन किया हूं, ठीक है। इसमें से जाकर उसका लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जाकर देख सकते हैं। अब यहां से आज की इस वीडियो में देख रहे हैं ना खंड ख से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से पूरा हम सॉल्यूशन यहां से करेंगे एक एक क्वेश्चन का। देख रहे हैं ना ये जो आप खंड ख देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से 50 नंबर का पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है और यहाँ से ये 8 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 9 नंबर सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। और ये देख रहे हैं ना खंड क के इस सारे क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ बना के रख लिया हूं ताकि आपको एक एक चीज यहाँ पे दे सकूं। देख रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जीवन परिचय देख रहे हैं, सारे मतलब कि क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको चैनल पे मिलेगा। और इस वीडियो में देखिए यहाँ पे खंड ख के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ख नंबर से। 8 की क लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको संस्कृत में गद्यांश दिया रहता है, इसमें से किसी एक को करना होता है। जैसे 1 नंबर ये मेन में दिया है, इसके बाद अथवा में दिया है बाबू, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, 7 नंबर मिल जाएगा। किस टाइप से मिलेगा, चलिए सबसे पहले मैं इसको करता हूं। देखिए कैसे लिखा है कि यज्ञवल्क की उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्योः कमाए पति प्रियो भवति। मतलब पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम आपको अनुवाद करके संदर्भ के साथ बताएंगे। आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति न वा अरे जयायः कमाय जाया प्रिय भवति। आत्मनस्तु वै कमाय जाया प्रिया भवत न वा अरे पुत्रस्य पितस्य च कमाय पुत्रो वितम। यहाँ पे आगे क्या लिखा है बाबू, वा प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कमाय पुत्रो, इसके बाद है वितम वा प्रियम भवति, इसके बाद है न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्वस्य प्रियम भवति। आत्मनस्तु वे कमाय सर्वस्य प्रियम भव। इस मान लीजिए इसको ही आपको करना है पेपर में और ये एकदम वायरल क्वेश्चन है, पेपर में आना इसका फिक्स है इस गद्यांश का। ये नीचे भी दिया है, चाहे तो इसको या इसको कर सकते हैं, तो पहले को बता देता हूं ये ऊपर वाला को। चलिए बाबू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बोर्ड के एग्जाम में सारा चीज सीख लीजिए। पेपर देना मात्र 2 महीने बचा है। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी खंड स्टार्ट करिएगा तो एक नए पेज से स्टार्ट करना है। देख रहे हैं ना नया पेज, यहाँ पे खंड ख लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 8 की क क्वेश्चन कर रहे हैं। संकेत डाल लीजिएगा कि हाँ दोनों गद्यांश में से आप किस गद्यांश को सॉल्व किए हैं। ये संकेत हो गया यज्ञवल्क की उवाच डॉट डॉट, लास्ट में 2 शब्द लिख के पता चल जाएगा, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको कौन सा गद्यांश आपने किया। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इसका संदर्भ लिखेंगे। जबकि यहाँ पे संदर्भ छूट चुका है मुझसे, आपको मैं बता देता हूं संदर्भ कैसे लिखना है। आपको यहाँ पे जो है ये किस पार्ट से दिया गया है, यज्ञवल्क की उवाच वाला है ना, यहाँ पे आपको ट्रिक से पहचानना है किस पार्ट से ये गद्यांश दिया है। देखिए बाबू मैं लिख नहीं पाया था, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करना, पहले संदर्भ की हेडिंग डाल के संदर्भ लिखना तब इसका अनुवाद करना। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए मेरी बात को समझ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत यानी कि संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। बस इसका संदर्भ हो गया। अब इसी चीज का ये जो आप देख रहे हैं ना, इस चीज का यहाँ पे अनुवाद करेंगे।
एक एक चीज का, या गवलक की वासना व अरे मैत्रेयी, यहाँ पे लिखेंगे कि या गवलक की बोले अरे मैत्रेयी, यहाँ पे देखिए प्रियो भवति, यानी कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। यहाँ तक मैंने बता दिया, एक के बार समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना, पतियो कमाय पतिय प्रियो भवत, आत्मनस्तु वे कमाय पति प्रियो भवति, न व अरे जयायम कमाय जाया प्रिय भवत। इसके बाद कह रहा है इसमें कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है ना, न कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसके बाद अब देखिए यहाँ से आत्मनस्तु वे कमाय प्रिय भवत, इसके बाद न वरे पुत्रस्य पितस्य च कामाय पुत्रो वितम व प्रियम भवत। इसके बाद कह रहा है कि अपने इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, न ही पुत्र और धन की कामना से पुत्र या धन की प्रिय होता है। अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है, न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। ऐसे ही आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, इसका मतलब ये है कि आशा है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने ही सुख के लिए करता है। बस इतना इसका हो जाएगा अनुवाद। बस आपका 2 नंबर संदर्भ पे मिल जाएगा। और रही बात अनुवाद की तो वहां से 5 नंबर, यानी टोटली करके 2 + 5 = 7 नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और गद्यांश है, इसको आप खुद कर लेना। इसके बाद 8 के ख कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। बाबू ये 7 नंबर का ये श्लोक आता है या गद्यांश बोल लीजिए इसको, पद्यांश। न में रोचते भद्रम वह उल्कस्य विवेचनम, यहाँ पे एक लाइन हो गया ना। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे जब अकुद्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत, तो आपको 2 लाइन इसका दे दीजिए, या यहाँ पे अथवा भी लिखा है भाषासु मुख्यम मधुर दिव्यम गिरवा भारती तस्य मधुर काव्यम तस्मादि सुभाषितम। तो आप दोनों में से किसी एक को करेंगे। चलिए मैं एक को करके यहाँ पे सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अथवा वाला अगर क्वेश्चन हमें करना होगा तो पेपर में कैसे करेंगे सर, यही करना है तो आपको ये चीजें सिखाएंगे। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना सीख ले बाबू। प्रश्नोत्तर संख्या 8 के ख कर रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या है अथवा वाला, ठीक। संकेत डाल देंगे कि भाषासु मुख्यम सुभाषितम। बहुत बच्चे तो ये पहला ही किए होंगे क्योंकि तैयार कर लिए होंगे, इजी होता है, बट इसको भी तो सीख लीजिए। पेपर में बाय द वे वो ना आए ये आ जाए तो क्या करेंगे, याद चाहिए ना। संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। और यहां से जैसे ही संदर्भ कंप्लीट होगा तो 2 नंबर तो आ जाएगा आराम से। इसके बाद इस चीज का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्या लिखेंगे कि भाषासु मुख्या मधुर दिव्या गिरवाड़ भारती। इसका मतलब हुआ कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, ठीक है। यहाँ पे तस्यम तस्य है ना, तस्य ही मधुर काव्यम तस्मादि सुभाषितम, कह रहा है कि उससे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य में मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचना या सुक्ति है। ये हो जाएगा इसका, आपको हिंदी में अनुवाद करना था, कर लिए। टोटली आपके 7 नंबर मिल जाएंगे। चाहे तो दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। यहां से 9 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का यहाँ पे अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। और बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि चारों का सोल्यूशन कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करें। जैसे दाल में काला होना, इसका लिख सकते हैं, या नहीं याद है तलवार की धार पे चलना, टका सा जवाब देना, चांदी काटना। ये चारों में से किसी एक विशेष टॉपिक पे वाक्य प्रयोग करेंगे। चलिए ध्यान समझिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला ही बताया हूं इसमें कि दाल में काला होना, इसी को कर देंगे। सबसे पहले दाल में काला होना का अर्थ क्या होता है कि किसी बात पर संदेह होना। किसी बात पर संदेह होना, इसका मतलब दाल में काला होना, ये तो इसका अर्थ हो गया।
अब इसी चीज का वाक्य में प्रयोग करेंगे। कैसे? कि जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। इस तरीके से 1 नंबर अर्थ पे और 1 नंबर वाक्य प्रयोग टोटली करें तो 2 नंबर यहाँ से आपका मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। ध्यान समझिएगा कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का पेपर में पूछेगा अपठित गद्यांश। इसी तरीके से रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेंगे और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया रहेगा। देखिए मैं ट्रिक से बताता हूं कैसे लिख सकते हैं आंसर। पहले तो पढ़ लीजिए फटाफट से कि यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्यवधियां सिर उठा लेती है, यानी कि बहुत सारे रोग व्यताल आते रहते हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों न हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह क्या लिखा है, सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ बन जाता है। अनुपयोगी तथा फालतू मानने से भी उसके मानसिक पीड़ा होती है। तो ये चीज आएगा आपको अपठित के रूप में। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे करना है कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, इसी में है बाबू। देखिए वरिष्ठ जो होते हैं, बूढ़ पुरनिया उसको बोला जाता है, उसी को वरिष्ठ बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे एक एक चीज को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, दिक्कत ना आए, पेपर में एकदम टॉपर बनना है तो चीजें समझना जरूरी होता है। प्रश्न उत्तर संख्या 10 ऐसे लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे पहले कि वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य लोग शारीरिक और मानसिक यानी कि श्रम के योग्य नहीं समझते। यह उनकी वास्तविक समस्या है। यही उनकी क्या है, वास्तविक समस्या है। ये चीजें इसी में से बना के लिखना है। जो बच्चा इसको पढ़ेगा इसका आंसर इसी में से बनाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर 2 नंबर। देखिए ध्यान से कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता, जो उसकी आर्थिक उपयोगिता है, उस आर्थिक उपयोगिता में जैसे ही कमी आ जाती है तो उन्हें अनुपयोगी मान लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा यानी कि होती है। देख लीजिए, नजरों में बोझ मान लेंगे, अनुपयोगी उसको मान लेंगे तथा फालतू जब मान लेंगे तो भाई उसके मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है। बस यही चीज तो लिखना था। इसमें लिखेंगे वरिष्ठ नागरिकों को बोझ, अनुपयोगी एवं फालतू मान लेने से उन्हें मानसिक पीड़ा हो सकती है या होती है। बस इतना चीजें लिख देंगे, आपका 5 नंबर हाथ में। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिए कि 11 नंबर क्या बोला इसमें कि क नंबर 11 का कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करें। जैसे सकल और शकल, इस दोनों का उच्चारण तो सेम जैसे है बट दोनों का सेंस अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे जैसे सकल और सकल, इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का क पे चलेंगे और एक एक चीज को समझ लेना पेपर में कैसे लिखना होता है। ठीक है, याद करने से नहीं होता, उसको लिखने का तरीका पता भी होना चाहिए। जिसे प्रश्नोत्तर संख्या 11 की क है, इसमें फर्स्ट नंबर विकल्प क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 सही था ना, संपूर्ण और खंड होता है भाई। सकल का मतलब संपूर्ण, सकल का मतलब खंड, ये दूसरा विकल्प सही था, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 के क का दूसरा है अंश और अंशु। अंश का मतलब भाग होता है और अंशु का मतलब किरण होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी नंबर दूसरा का सी है, भाग और किरण। क्या है इसमें, भाग और किरण, सी नंबर विकल्प सही है। वही चीज यहाँ पे उतार देना, कुछ करना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 के ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पेपर में बच्चे गलती करते हैं कि तीनों शब्दों का अर्थ लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। समझिए, लिखा रहेगा प्रश्न में सीधे सीधे साफ कि किसी एक ही अर्थ चीज का 2 अर्थ लिखना है इसमें। जिससे वर और पयोधर लिखा है, काला लिखा है, तो किसी एक चीज का 2 अर्थ लिख दीजिए। जैसे मैंने वर का लिखा है,
वर का दूल्हा लिख दीजिए या श्रेष्ठ लिख दीजिए, ये होता है। ठीक, आगे प्रश्न चलते हैं। ग नंबर 11 का निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे पहला है, जिसका नाश कभी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अविनाशी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला है कि जिसे राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त बोलते हैं, राष्ट्रपूत, त्यागी बोलते हैं, शहीद। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? शहीद। यहाँ पे अविनाशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे बाबू। घ नंबर 11 का घ है, दिख रहा है साफ साफ कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। भाई देखिए, यहाँ पे 4 अशुद्ध वाक्य लिखा रहेगा, 2 शुद्ध करके अपने लिखना है आंसर की में। ठीक, जैसे मैं अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करनी चाहिए। तो इसमें से 2 को बनाया हूं। देखिए, जैसे पहला है, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी, कवि नहीं थी, कवित्री। ठीक है ना। प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए, यहाँ पे मांगनी चाहिए तो मांगना लिखा है ना। तो एक एक चीज से मात्रा अगर छूट जाए तो वहां पे मिसप्रिंट हो जाता है, सॉरी मिस हो जाता है, वो गलती हो जाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए शुद्ध करना होता है। ठीक है, कर लीजिएगा। 12 के क देखिए और ख और एक ग है, ये क ख एक और है ग, तीनों मिलके 6 नंबर का आता है पेपर में, और तीनों 100% गारंटी है कि ये पेपर 2025 में यही आएंगे, तो यही आएंगे। जैसे वीर रस, हास्य रस, इस दोनों में से किसी एक रस का परिभाषा के साथ उदाहरण लिख देना है। इसके बाद श्लेष्म अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों में से किसी एक का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। चलिए पहले वीर रस का या हास्य रस का यहाँ पे आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान समझिए, एक एक चीज समझ लेंगे तो पेपर में एकदम फाड़ के आएंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 के क लिखिएगा। वीर रस का परिभाषा लिखिएगा कि उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। और भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार रौद्र लिखा ना विभत्स रसों की भांति वीर रस भी मूल रस है। साहित्य शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के वीर रस माने जाते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका नाम बता देंगे कि कौन से, युद्ध वीर, इसके बाद दानवीर, इसके बाद दयावीर, इसके बाद धर्मवीर, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद है इनके अस्थायी भावादि इस प्रकार से हैं, जैसे कि अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, आलंबन क्या होगा, शत्रु हो जाएगा, उद्दीपन विभाव शत्रु की चुनौती हो जाएगी, अनुभाव शस्त्र प्रहार हो जाएगा, आश्रय क्या होगा, नायक हो जाएगा, संचारी भाव समृद्धि धृति हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें उदाहरण बना लीजिएगा बाबू। ठीक, उदाहरण जब लिख लेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट 1 नंबर यहाँ भी मिलेगा ना, कि मंगल सगुन हुई सब काहू फरकहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है फरकहीं। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सुखद विलोपन बहु। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भरत ही साहस समाज उदखऊं, मिलही राम मिटाही दुख हाऊं। इस तरीके से इसका उदाहरण हो जाएगा वीर रस का। इसी तरीके से लिखिएगा पेपर में। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें श्लेष्म अलंकार को बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 की ख लिख लीजिएगा। इसी तरीके से श्लेष्म अलंकार हेडिंग डालिएगा, इसका परिभाषा लिखेंगे कि जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, समझिए कि वो श्लेष्म अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो मन लेहूं, पै देहूं छयंक नहीं। इस तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी लिखिएगा कि इसमें मन और छयंक यानी कि स्लीट शब्द हैं, जिसमें मन और छटंग या छयंक है परिणामवाची शब्द हैं, किंतु श्लिष्ट अर्थ से तात्पर्य चिंत और छयंक से तात्पर्य सौंदर्य दर्शन होगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम बाबू चलते हैं, यहाँ पे दोहा के बारे में बात कर लेंगे या सोरठा के बारे में। ये छंद है, आप बढ़िया से थोड़ा याद करिएगा। ठीक है, दोहा बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ग पे चले आएंगे। यहाँ पे लिखा है दोहा कि यह अर्धसर्म मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं।
पहले एवं तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे चरण में ये चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। पहले चरण यहाँ पे लिखा है ना कि पहले एवं तीसरे में कितने होते हैं 13-13, जबकि दूसरे और चौथे में कितने होते हैं 11-11 मात्राएं होती है। इस तरीके से इसको दोहा बोला जाता है। आप चलिए यहाँ पे उदाहरण इसका समझ लीजिए। ये पेपर में उदाहरण नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लेगा भाई। जैसे भरत ही होई न राज मधु, यानी कि प्रथम चरण जो है 13 मात्राएं। कैसे? ये जो भ में केवल एक मात्रा होगी, र में एक होगी, त में एक होगी, ही है ना तो एक होगी, तो 4 है ना, चारों में 4 मात्राएं हैं। हो में इस तरीके से एस टाइप का बना दे तो समझिए कि 2 मात्राएं हैं। हमें वो कम हो, आई में एक मात्रा है। इस तरीके से जोड़ के यहाँ पे 13 मात्राएं। विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कंज सिकरनी, अक्षीर सिंधु बिन साई। इस तरीके से उदाहरण लिख लीजिएगा, मात्रा दर्शा दीजिएगा, आपका यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। टोटली करके 6 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपने मोहल्ले की सफाई कराने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। इसमें किसी बैंक की स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों में से कोई एक पत्र आप लिख लीजिए जो जिस पे आप याद किए हो, ठीक है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ कि कैसे पत्र लिखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, उसका देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पे आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए आता है। ये 9 नंबर का आता है पेपर में। जिससे पर्यावरण प्रदूषण पे मैंने कल ही एक मतलब की वीडियो बनाया कि मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखने का तरीका मालूम नहीं है, आप भूल जाते हैं बार बार याद करने के बाद भी, तो ट्रिक से कैसे लिख के आप 9 में 9 नंबर ला सकते हैं भाई। तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं कि ट्रिक से कैसे लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आराम से उस वीडियो को देख लीजिएगा। और खंड क वाले जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो लाइक करते हैं, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।